हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स देखेंगे, जिसमें हम सब अभी किरण प्रकाश की आपका स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम अभी तक क्या कर चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स में यूवीएफ में संबंध तक देख चुके हैं। तो यहाँ पर यूवीएफ में आपको जो संबंध मिला था वो क्या मिला था, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/u प्लस 1/v भी लिख सकते हो। इस सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र को दर्पण सूत्र भी कहते हैं ना। यहाँ पर एफ क्या होता है, फोकस दूरी। एफ क्या होता है, फोकस दूरी। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से, ध्रुव से। सभी दूरियों को ध्रुव से मापोगे। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है, वस्तु की दूरी। यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। अब आपको पता होगा, जैसे यदि आपका उत्तल दर्पण है, सॉरी मान लो अवतल दर्पण है, अगर इधर कलई कर दोगे ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस कहीं ना कहीं इधर होता है, इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी। अगर ये उत्तल दर्पण होता, इसकी फोकस दूरी इधर होती, इसकी फोकस दूरी आप प्लस लेते। अब आपको पता है वस्तु सदैव हमेशा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के किधर रखते हो, बाईं तरफ रखते हो। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखते हो ना। तो अगर दर्पण के बाईं तरफ वस्तु है तो सभी दूरी दूरी को आप ध्रुव से मापोगे। तो ये जो वस्तु की दूरी होगी ये क्या होगी, यू, ये माइनस होगी प्लस होगी, माइनस होगी, क्योंकि ये किधर है, इस साइड। अगर ये उत्तल दर्पण है तो उससे भी ये इसी साइड होगी, अर्थात बाईं तरफ होगी। और ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू का वैल्यू हमेशा आपको क्या लेना है, माइनस। क्योंकि वस्तु को सदैव चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण उसके रखोगे किधर, बाईं साइड। अब प्रतिबिंब आपको सोचना पड़ेगा कब किधर बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में 5 स्थितियां आपने 5 स्थिति देखी है जिसमें प्रतिबिंब बाईं ओर ही बनता है। और अवतल दर्पण में एक स्थिति में प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है। और उत्तल दर्पण में आपने प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां देखी हैं, जिनमें दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब किधर बनती है, दाईं तरफ बनती है। तो उन 5 स्थितियों में आपको v को, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वो दूरी माइनस होगी, तो माइनस लेना है। और इसकी एक स्थिति और इसकी 2 स्थितियों में प्रतिबिंब उधर बनेगा तो उधर की दूरियों को आप क्या लेते हो, प्लस लोगे, तो प्लस लोगे। तो आप यू वी एफ का साइन कब कैसे लेना है, आप इसे चिन्ह परिपाटी आपको पता ही है, वहां से आप करोगे। तो आज हम सब इसमें देखेंगे, एक आपका चैप्टर बचा है परावर्तन में रेखीय आवर्धन। तो पहले आओ उसे हम कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को क्या आप बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन इसे दर्शाते किस लेटर से है, यम से। रेखीय आवर्धन को किस लेटर से दर्शाते हैं, एम से। एम से ना, स्मॉल एम से। क्या होता है रेखीय आवर्धन, ये क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी आप दर्पण में प्रतिबिंब देखते हो, मान लो ये वस्तु है और मान लो वस्तु का ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो जो वस्तु की लंबाई होती है उसको आप वस्तु की लंबाई को ओ लिखते हो। ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। तो वस्तु की लंबाई को आप किससे प्रदर्शित करोगे, ओ से। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी इसको आप किससे प्रदर्शित करोगे, आई। इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज ना, इमेज की लंबाई को आप किससे प्रदर्शित करोगे, आई। कहीं कहीं इसे एच से और इसे एच डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो हो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना लंबा बना, कभी कभी प्रतिबिंब छोटा बनता है, कभी प्रतिबिंब बराबर बनता है, कभी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बना, उसी को कहते हैं आवर्धन। यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन ना। रेखीय आवर्धन को किससे दर्शाते हैं, हमसे। तो एम बराबर क्या हो गया, आई अपान ओ। तो परिभाषा लिखो, दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते
इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो m का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल m बराबर I अपान O। यहाँ I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और O बराबर क्या होगी? वस्तु की लंबाई। सॉरी, एक चीज आप याद रखो, आपको पता है कि आप वस्तु को तो अभी तक जितने भी आप 6 केस अवतल दर्पण द्वारा देखा था और 2 केस उत्तल दर्पण द्वारा देखा था। 6 स्थितियों में वस्तु को तो आप सीधा ही रखे हो। बताओ, 6 स्थितियों में वस्तु को कैसा रखे हो? सीधा। तो अगर वस्तु हमेशा सीधा होगा तो वस्तु की लंबाई O तो हमेशा प्लस होगा, क्योंकि आपको पता है मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ मापी गई जो लंबाई होती है उसको आप प्लस लेते हो और नीचे की तरफ जो मापी गई लंबाई होती है उसको आप क्या लेते हो? माइनस लेते हो। तो 5 स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा ही बना था। 5 स्थिति में वस्तु उल्टा बना था, और जब वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बना था उस समय वो आभासी था, वास्तविक था? वास्तविक था ना। और इनकी जो एक स्थिति लास्ट वाली स्थिति थी जिसमें आप वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखे हो, उस समय प्रतिबिंब सीधा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना था? सीधा बना था, लेकिन वो आभासी बना था। इसका मतलब जब सीधा बनेगा तो उस समय आभासी होगा, आपको ये पता है। और उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां हैं, उस दोनों स्थिति में सीधा और आभासी बना था। अब बताओ, तो अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I, प्रतिबिंब की लंबाई को I ही कहते हैं ना, प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये क्या माइनस होगा कि नहीं माइनस होगा? और जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई को आप क्या लोगे? प्लस। तो अगर जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उस समय उल्टा बन रहा है, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो आवर्धन क्या होगा? m बराबर I अपान O। I तो माइनस होगा और O आपका क्या होगा? अब माइनस में प्लस का भाग दो, क्या आएगा? माइनस। लेकिन यदि प्रतिबिंब सीधा बना तो वस्तु की लंबाई तो हमेशा आपको सीधा, क्योंकि वस्तु आप सीधा ही रखो, O तो हमेशा प्लस होगा। तो अगर प्रतिबिंब भी सीधा बन गया तब m बराबर I अपान O होता है। I भी आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि सीधा होगा ऊपर की तरफ, और O तो हमेशा ऊपर की तरफ सीधा रहता है, तो प्लस अपान प्लस करो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना उसके लिए आवर्धन निगेटिव होगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी बना उसके लिए आवर्धन पॉजिटिव होगा। याद रहेगा ये बात ना। अगर लिखना है तो इस बात को आप उसी के नीचे लिख सकते हो क्या, कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नोट करके ये चीज लिखना है, लिख सकते हो। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m धनात्मक होता है ऋणात्मक, तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए m धनात्मक होता है। ठीक है आपका, इस बात को आप याद रखना। चलो, अब एक फार्मूला होता है दर्पण के लिए, m बराबर I अपान O। आप अपने सीखा, ये बराबर होता है -v अपान u के ना। तो अब हम पहले इसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं आवर्धन सूत्र। तो आप हेडिंग डालो दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र। ये फार्मूला भी नहीं लिखो, आप पहले हेडिंग डाल लो दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र हो गया। अब चलो इधर सब ध्यान से देखो। मान लो कि ये आपका क्या है, कोई एक दर्पण है और ये अवतल दर्पण है, m
एम डैश, कोई एक दर्पण है एम डैश, इसका ध्रुव मान लो क्या है पी, और इस दर्पण का जो फोकस है वो एफ है, और मान लो वक्रता केंद्र क्या है। आपको पता है कि जब आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखते हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाता है। कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से चलता है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से क्या आता है, वापस चला जाता है। अच्छा, अगर आप ये बताओ कि अगर कोई प्रकाश किरण, क्योंकि यहीं पर प्रतिबिंब बना, यही प्रतिबिंब बना, इसका मतलब अगर वस्तु से आप कितने भी कैसे भी किरण अगर कोई चलेगा तो वह किरण चलने के बाद यहीं से होके जाएगा। अर्थात जैसे मान लो अगर कोई एक किरण है यहां से चलेगा, अगर ध्रुव पे पड़ेगा तो ध्रुव से टकराने के बाद यहीं से होके जाएगा, नहीं जाएगा, सभी किरण यहीं पर काटेंगी तभी तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु चलने वाली किरण एक दूसरे को जहां पर काटती है वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब यहाँ बना इसका मतलब सभी किरणें यहीं पर कट कर रही है। बात समझ में आ रहा है। मान लो चलो आप इसको बोल दो ए और इसे आप बोल दो बी, और इसे बोल दो आप ए डैश, और प्रतिबिंब को या इसको हम ऐसा कर देते हैं क्योंकि आपका बेस ये यहाँ पर आया है तो हम इसको बोल देते हैं बी डैश, और इसे बोल देते हैं कितना, नहीं दिक्कत है। आपको पता है कि ये जो प्रतिबिंब है, सॉरी ये वस्तु है, ध्रुव से जो वस्तु की लंबाई होती है इस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, यू, और ये इस साइड है तो यहाँ पर इस केस में ये माइनस यू आएगा चिन्ह परिपाटी से। ध्रुव से जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ये प्रतिबिंब यही है ना, तो इस प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव से अगर मापोगे तो भी, और ये इस साइड है इसलिए हम इसे क्या लेंगे, माइनस, और फोकस दूरी को आप माइनस सब होगी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या आप ये बताओ ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होगा, यस आपको पता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, तो ये आपतन कोण कैसे हुआ, क्योंकि आपतन कोण अविलंब से देखा जाता है। तो क्या ये अविलंब है क्या, बिल्कुल, क्योंकि अविलंब का परिभाषा आपको मालूम है, जिस बिंदु पर भी आपको अविलंब खींचना है उस बिंदु को आप कहां से मिला दो, वक्रता केंद्र से। तो यह बिंदु वक्रता केंद्र से ही तो मिला है, तो यह रेखा वक्रता केंद्र से होके जा रहा है, तो ये अविलंब का काम करेगा। अगर ये अविलंब का काम करेगा तो ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा, इसलिए अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो अब बताओ, चलो पहले आप इस दर्पण के बारे में लिख लो। माना एक दर्पण, माना एक अवतल दर्पण लिख लो, माना एक अवतल दर्पण क्या है, एम एम डैश, जिसकी ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C। दर्पण के सामने आपने एक वस्तु रखा है AB और इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। माना दर्पण के सम्मुख रखे वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश बनता। अब थोड़ा एक मिनट आप ध्यान से देखना, आपको हम दो त्रिभुज दिखा रहे हैं, थोड़ा दो त्रिभुज को आप पहले मेंशन करो। एक त्रिभुज ये हुआ, ये त्रिभुज दिखा आपको ना, और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है नीचे, बोलो, दो त्रिभुज दिखा। इस ऊपर वाले त्रिभुज में एक कोण थीटा है और नीचे वाले त्रिभुज में भी एक कोण थीटा है। ऊपर वाले त्रिभुज में क्योंकि वस्तु हमेशा लंबवत रखी होगी 90 अंश है, नीचे वाले प्रतिबिंब भी तो लंबवत बनेगी, तो ये कोण भी क्या हो गया, 90 अंश हो गया। तो ऊपर वाले त्रिभुज में दो कोण और नीचे वाले त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो जब दो त्रिभुज के ए मतलब तीनों कोण बराबर होंगे तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज को आप समरूप बोल सकते नहीं बोल सकते हो, तो इसी बात को हमें लिखना है क्या, चूंकि एंगल APB ये किसके बराबर है, किस एंगल के बराबर है, इस एंगल के, यानी B डैश
पी ए डैश, एंगल बी डैश पी ए डैश के बराबर। क्यों ये बराबर है? क्योंकि आपतन कोण किसके बराबर होता है? एंगल आई, ये बराबर होता है एंगल आर की ना। फिर ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, चूंकि एंगल ए बी पी ये बराबर है इस एंगल के, यानी पी एंगल पी बी डैश ए डैश। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या है? 90 अंश। वस्तु और प्रतिबिंब सदैव सीधा सीधा बनते हैं, ऐसा तो नहीं है वस्तु टेढ़ा और प्रतिबिंब टेढ़ा रखा हुआ है बना हो। तो ये दोनों कोण कितना हो गया? 90 अंश। तो अगर दो कोण 90 अंश हो गए तो ये दोनों समकोणिक हो गया, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ये ऊपर वाला पूरा त्रिभुज, अर्थात ए बी पी ये समरूप हो जाएगा किस त्रिभुज के? इस नीचे वाले त्रिभुज के। लेकिन लिखोगे कैसे? ध्यान से देखो, आपने बी को बीच में लिखा है, तो बी के बराबर कौन सा एंगल है? बी डैश। तो बी डैश को आप कहां लिखोगे? बीच में। अभी आगे कुछ लिखोगे। एंगल पी के बराबर ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब पी वाला एंगल नीचे वाले त्रिभुज के पी के बराबर है, तो आप पी के यहाँ पर लास्ट लिखोगे, तो ए डैश यहाँ पर आप आगे लिखोगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी समझ सकते थे, ए बी पी ये बराबर है, क्योंकि आप शीर्ष से आधार चले तो यहाँ पर भी आपको ये जो प्रतिबिंब बना है इसके शीर्ष से आधार तक चलना है, तो ए डैश बी डैश पी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको मालूम है उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो क्या? ए बी पहला दूसरा भुजा बटे पहला दूसरा भुजा, यानी ए डैश बी डैश बराबर दूसरा तीसरा भुजा बी पी बी डैश टी, और ये बराबर होगा ए पी बटे ए डैश टी। लेकिन हमें इस कर्ण का कोई काम ही नहीं है, तो हम इसको छोड़ दें। अरे केवल हमें लंबाई का काम है, वस्तु की लंबाई ओ का काम है, और जो वस्तु की दूरी है बीपी इसकी काम है। अरे वस्तु की दूरी को आप यू लिखते हो ना, तो आपको वी यू आई ओ इन्हीं में तो एक संबंध लाना है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखते। तो अब बताओ, आप फिगर को देख के बताओ चिन्ह परिपाटी से क्या लिख सकते हो? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई है, और वस्तु की लंबाई को आप लिखते हो क्या हो? ओ। वस्तु की लंबाई को आप ओ लिखते हो ना, ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई को क्या लिखते हो? लेकिन प्रतिबिंब नीचे बना है तो माइनस आई हो जाएगा, बराबर बीपी। बीपी क्या है? ये, अर्थात पी से बी की दूरी वस्तु है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को आप क्या कहते हैं? यू। और ये इस साइड है, बाई साइड है, इसलिए माइनस यू। बी डैश पी, बी डैश पी यानी ये दूरी, तो पी से बी डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी लिखते हो वी, लेकिन ये इस डायरेक्शन है, इसलिए आप क्या लिखोगे? माइनस। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आप यहां से लिख सकते हो क्या? ओ अपान आई, ये माइनस आई बराबर हो जाएगा यू अपान वी। लेकिन हमें ओ अपान आई ने आई अपान ओ मालूम है, तो हम अगर इस साइड पलट देंगे तो इसे अगर व्यवस्थित कर देंगे तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? माइनस आई ऊपर लिख देंगे, ओ नीचे लिख देंगे, ये बराबर, तो इधर भी पलट जाएगा वी अपान यू। और क्या ये माइनस हम उस साइड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अरे माइनस का गुणा आप दोनों साइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, लेकिन माइनस से इधर लगाओगे तो माइनस वी अपान यू। और आई अपान ओ को ही हम क्या लिखते हैं? एम। अरे आप पीछे पढ़े हो रेखीय आवर्धन के सूत्र से, तो इसका मतलब आप फाइनली क्या पाए? आई अपान, चूंकि आई अपान ओ ये बराबर होता है यम, तो आप लिख सकते हो यम बराबर आई अपान ओ, और ये बराबर हो गया माइनस वी अपान यू। आपको ये सूत्र भी याद रखना है। ये क्या है? दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, तो समझ में आया है डेरिवेशन आप सबको? आप इसे नोट कर लो। तो आपका यहां तक हो गया होगा, अब हम मिटाते हैं इसे। अच्छा, एक चीज आप और याद रखना, जैसे आप ये जो फार्मूला पाए हो क्या, यम बराबर आई अपान ओ, ध्यान से देखो, आई क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या होता है? वस्तु की लंबाई। आपको क्या पता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव वस्तु से छोटी होती है, तो इसका मतलब आई का वैल्यू कम होगा, आपका अंश जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा
कम होगा और हर, क्योंकि वस्तु की लंबाई थोड़ा ज्यादा होगा, तो जब कम में ज्यादा वैल्यू का भाग देते हो तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आता है, कम। जैसे अगर आपने 2 में 5 का भाग देना है तो 2 में 5 का भाग दोगे, 10 में बढ़ाओगे 0, 5 चौक 20, 10/4, 1 से कम आया कि नहीं कम आया। इसका मतलब उत्तल दर्पण के लिए यम का वैल्यू सदैव 1 से कम। तो अवतल दर्पण के लिए सदैव 1 से ज्यादा होता है, ऐसा बोलोगे नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी छोटा बनता है लेकिन प्रतिबिंब कभी कभी बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए यम का वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 के बराबर कब होगा, ख्याल करो, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हो तो उसका वक्रता केंद्र पर बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। उस केस में दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इस बात को याद रखना, आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से किस दर्पण के लिए प्रतिबिंब आवर्धन सदैव 1 से कम होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तल दर्पण। निम्न में से ऐसा कौन सा दर्पण होगा जिसके लिए जिसके लिए यम का वैल्यू सदैव 1 के बराबर होगा, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं, समतल दर्पण। यम का वैल्यू सदैव 1 के बराबर। अवतल दर्पण में कभी कभी 1 के बराबर हो सकता है, केवल एक केस में, बाकी 2 केस में, और 2 नहीं 3 केस में, जो लास्ट वाला केस है उसमें भी प्रतिबिंब छोटा बनता है, उस केस में क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और बचे 2 केस में 1 से बड़ा होगा। तो अवतल दर्पण के लिए 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है। लेकिन समतल दर्पण में आपको पता है ना, प्रतिबिंब की लंबाई सदैव वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, तो समतल दर्पण के लिए सदैव यम का वैल्यू कितना होगा, 1। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना, अगर आपको इधर उधर भटकाएगा तो आप भटकना मत। चलो, अब आपका दर्पण सूत्र हो गया। अब एक हेडिंग है वैसे दर्पण का पहचान, केवल आप वैसे सुन लो, इसे कोई लिखने का ऐसा काम नहीं। दर्पण का पहचान आप कैसे करते हो, 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसे टच करके स्पर्श करके देख सकते हो, या तो उसके द्वारा आप प्रतिबिंब बना के देख सकते हो। प्रतिबिंब बना के कैसे देखोगे, आप वस्तु को कहीं भी रखो, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा आपको पता है कि प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है। तो अगर आप वस्तु को कहीं भी रखो उत्तल दर्पण के सामने, और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बन रहा है, इसका मतलब वो दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा ही प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी वस्तु से छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब बना के आप बता सकते हो ना। दूसरा, आपका कैसे पता चलेगा कि कोई अवतल दर्पण है, अगर आपको पता है अवतल दर्पण में जब वस्तु जैसे जैसे आप पास लाते हो प्रतिबिंब उसका बड़ा बनता जाता है, तो अगर दूर रखो वस्तु प्रतिबिंब छोटा बने, नजदीक जैसे जैसे ला रहे हो प्रतिबिंब बड़ा बनता जाए, इसका मतलब वो दर्पण कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर आप वस्तु को कहीं भी ले जा रहे हो, कितना भी शिफ्ट कर रहे हो, प्रतिबिंब जितना वस्तु की लंबाई है उतने ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वो दर्पण सदैव क्या होगा, समतल दर्पण होगा। इसका मतलब प्रतिबिंब बना के आप चेक कर सकते हो कि दर्पण आपको जो दिया गया कौन सा दर्पण है। अब एक स्पर्श करा के, स्पर्श करा के कैसे, सीधी सी बात है, अगर आप कोई एक गुटका लो, गुटका मतलब कोई एक प्लेट लो, मान लो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, और मान लो ये कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, और ये मान लो कौन सा दर्पण है। अगर आपने एक प्लेट रखा या एक स्लिप रखा, एक गुटका रखा, वो पूरा का पूरा एकदम टच कर जाएगा, कहीं खाली नहीं, गैप नहीं रहेगा, इसका मतलब वो दर्पण कौन सा दर्पण हो जाएगा। अगर आप यहां पर रखोगे इस तरीके से तो क्या बीच में दबेगा, उसे दबाओगे, बीच में खाली रहेगा। और अगर आप यहां रखोगे तो एकदम लास्ट में एक जगह कोने पर एक मतलब एक पॉइंट पर केवल पकड़ा होगा, बाकी ऊपर कुछ स्पेस खाली होगा और नीचे कुछ स्पेस खाली होगा। इस तरीके से आप दर्पण का पहचान कर सकते हो। अब एक हेडिंग है आपका दर्पण का प्रयोग, आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक में दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग दिया, वहां से आप कर सकते हो। और वैसे केवल 2-4 प्रयोग आप सुन लो। अवतल दर्पण, जैसे एक आप वर्ड और थोड़ा जान लो, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी और अपसारी, अपसारी क्या कहता है, ऐसा दर्पण जो प्रकाश को फैला दे, ऊपर ऊपर फैला दे, प्रकाश को फैला दे, उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जो प्रकाश को सिकोड़ दे उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ख्याल करो, अवतल दर्पण अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही हैं, किसके समांतर किरण, मुख्य अक्ष के। अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती तो सभी फोकस से होके जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेंगी तो सभी फोकस से होके जाएंगी। इसका मतलब क्या है, सभी किरणों को एक ही जगह संकेंद्रित कर रहा है, एक ही जगह ला रहा है, सिकोड़ रहा है कि नहीं सिकोड़ रहा है। इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी। कौन सा दर्पण,
अभिसारी दर्पण। तो वह दर्पण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर सिकोड़ता है, एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण का एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है? आपका अभिसारी दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाती है क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा वो फोकस आ रहा है। अब बताओ क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण को फैला दिया कि नहीं फैला दिया? तो ये प्रकाश को फैला देता है ऊपर ऊपर, तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। तो अगर कभी जो डॉक्टर्स होते हैं वो अभिसारी दर्पण का प्रयोग करेंगे, अपसारी, क्योंकि वो प्रकाश, क्योंकि दांत को जब आपके दांत को चेक करेंगे तो प्रकाश को क्योंकि दांत में जो गैप होगा वो बहुत छोटा छोटा होगा, उस छोटे से गैप में प्रकाश ज्यादा से ज्यादा है, मतलब एक ही जगह प्रकाश एकत्रित हो, तो उसके लिए प्रकाश एकत्रित करना है, अभिसारी दर्पण का उपयोग करेंगे। और आप जैसे जब हम अपना शेविंग करते हैं अर्थात दाढ़ी बनाते हैं, ये सब करते हैं, तो उस समय हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो आपको अपना इमेज बड़ा दिखाई दे, तो इसलिए हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो आपके साइड मिरर होते हैं, बाई कोई के मिरर होते हैं, तो उसमें साइड मिरर लगे रहते हैं ना, तो वो कौन सा मिरर होता है? अवतल की उत्तल? उत्तल। क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो अगर आप अवतल दर्पण लगा दिए अपनी बाइक में, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई बाइक, क्योंकि आपको पता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कभी सीधा बनता है, जब दूर प्रतिबिंब रहता है तो उल्टा बनता है। और जैसे जैसे एक स्थिति आ जाएगी क्या, जब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में आएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? सीधा। तो अगर कोई वस्तु, जैसे आप ट्रक देख रहे हो या कोई बाइक पीछे है तो उल्टा है, तो आप सोचोगे कैसे बाइक उल्टा चल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना आपके साथ। और वो आता आता आपके पास पहुंचेगा तो सीधा हो जाएगा, एक ही डर जाओगे आप। तो इसके लिए आप क्या करोगे? ऐसा दर्पण आप नहीं लगाओगे, आप ऐसा दर्पण लगाओगे कि जिससे पीछे आप जो बाइक आ रहे हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी आ रहे हैं, आप क्या चाहते हो? उसका प्रतिबिंब आपको सीधा दिखाई दे ना, तो सीधा प्रतिबिंब सदैव किससे बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा। इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं। और वहां पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो अब रहेगा वस्तु इतना छोटा, तो आप उतना बड़ा दिखाई देगा, तो आप डर जाओगे वो तो नहीं आ गया। तो इसलिए आप क्या करोगे? ऐसा केस हमेशा कैसा दर्पण यूज करोगे? उत्तल दर्पण यूज करोगे। तो बाकी और जो प्रकार है आप देख के लिख लेना। तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम दो न्यूमेरिक फार्मूला देखे हैं। फार्मूला तो अगर इसे भी मानोगे तो फार्मूला हो जाएगा F बराबर R/2। एक फार्मूला आपने देखा 1/F = 1/B + 1/U। और एक फार्मूला आपने देखा आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का, M बराबर I/O बराबर -B/U। तो आपको इस तीनों फार्मूले पे मिला के हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं। इसके आगे न्यूमेरिकल हम लोग कल या परसों 2 सेशन में 2 क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।